नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, क्या अब इस देश में भीड़ तंत्र का एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया है? जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं इस देश के सामने उभर के आई है जो वाकई बहुत ही चिंताजनक है। इस देश में एक ऐसी शक्ति बन गई है जो अपने दम पे, चाहे वो फैसला सरकार को है का हो या सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदलवाने की क्षमता रखती है। जी हाँ, और वह शक्ति है भीड़ तंत्र। और जिस तरह का व्यवहार इन भीड़ तंत्रों के खिलाफ हमारे देश के न्यायालयों का रहा है, इससे दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं इनका मनोबल और बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, इस देश ने सबसे पहले भीड़ तंत्र का सबसे बड़ा नंगा नाच शाहीन बाग के रूप में देखा, जो कि बिना किसी वजह, बेवजह वो इतना बड़ा नंगा नाच था भीड़ तंत्र के द्वारा किया गया कि उसके वजह से दिल्ली जैसे शांत प्रदेश को दंगे की आग में जलना पड़ा। और न जाने उसमें कितनी निर्दोषों का जान गया, कितने का घर, कितने का दुकान जल गया, कितनी गाड़ी जल गई। और लगभग उसी का जैसा बिना किसी वजह के दूसरी भीड़ तंत्र का नंगा नाच हमें किसान आंदोलन के रूप में देखना पड़ा, जो कि तथाकथित किसान आंदोलन था। आज उसी किसान आंदोलन का जो नेता, जो उस समय अपने आप को किसान नेता कह रहे थे, आज वो खुले तौर पे और पूर्ण बेशर्मी के साथ किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और तीसरा भीड़ तंत्र का जो शक्ति प्रदर्शन है वो हल्द्वानी के, उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पे तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो तरीका था उस तरीके पे रोक लगाई है। कार्रवाई तो होगी ही, ये हम इतना तो अपेक्षा रखते ही हैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, और ना होती है तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ वर्षों में चाहे व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का हो या सरकार का, यह चीज़ देखने को मिला है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास वकीलों का जो एक गैंग है वह और एक खास समुदाय का केस अगर उनके सामने आता है तो उनका विचार बदलना एकदम, समझिए, उनके लिए एक मजबूरी हो जाता है कि उनको बदलना ही बदलना है। जी हाँ, क्योंकि इस तरह का एक घटना नहीं है, कई सारे घटना है। दोस्तों, अभी का जो हल्द्वानी वाला घटना है उस पे हम चर्चा करते हैं कि और समझते हैं उसको कि वह आखिर वो समस्या कैसे पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ और क्या वह जायज़ है या नाजायज़ है। जी हाँ, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक 2021 का आदेश है, 16 दिसंबर 2021 का, इन्हीं सरकारी अवैध कब्जों के ऊपर, सरकारी ज़मीन, चाहे सरकारी ज़मीन सरकारी हो या निजी हो, यानी कि अवैध कब्जे के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी और उसमें उन्होंने सरकारों से कुछ कहा था। शायद आज सुप्रीम कोर्ट को वो बात याद दिलवाने का समय है और मैं उस बात को आपको भी बताता हूँ। आपको भी जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या कहा था और फिर आज बिल्कुल उसके उलट आज का जो फैसला है, और आज से पहले का भी कुछ फैसला, जैसे कि दिल्ली में जो एक अवैध कब्जा जो एमसीडी के द्वारा तोड़ा जा रहा था जहांगीरपुरी में, उस पर भी फैसला दिया गया था, वो भी उनके उसी फैसला के खिलाफ था। ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाते हैं और फिर अपने ही नियम के खिलाफ वो फैसला भी देते हैं? समझ में नहीं आता कि उनके साथ मजबूरी क्या है। पर इस देश की जनता के समझ में ज़रूर आता है कि शायद
सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग भी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। ये उनके कई फैसलों में देखने को मिला है। तो हम चलते हैं पहले उस खबर पे। जी हाँ, ये खबर है 16 दिसंबर 2021 की। अतिक्रमण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, बड़े शहर बन गए हैं झुग्गी बस्ती, 75 साल से ही दुखद कहानी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को देश भर में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक दुखद कहानी है जो पिछले 75 वर्षों से जारी है और प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक जिम्मेवारी स्थानीय प्राधिकार की है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण न हो, चाहे वो निजी हो या सरकारी, और इससे निपटने के लिए उन्हें खुद को सक्रिय करना होगा। न्यायमूर्ति AM खनविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने कहा यह समय है कि स्थानीय सरकार जग जाए, क्योंकि एक अतिक्रमण हटा दिए जाता है, दूसरी जगह वही अतिक्रमण हस्तांतरित हो जाता है और ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो इसमें हेरा फेरी करके वह पुनर्वास का लाभ उठा रहे होंगे। यह इस देश की दुखद कहानी है। यह अंततः करदाताओं का पैसों की बर्बादी है। यानी कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो ये अतिक्रमणकारी है, जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करते या किसी भी गैर सरकारी हो या सरकारी हो, अगर वो अतिक्रमण करते हैं यानी कि बिना अधिकार के भी अगर वो ज़मीन पे अपना कब्जा करते हैं, तो ये एक तरह से उसमें जो उस ज़मीन को फिर से जो खाली कराने में या जो भी उस पे जो खर्च होगा वो जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसों की बर्बादी है। ये बात तो सही है, पर फिर अपने इस ज्ञान के बाद फिर वो अपने ही इस दिए हुए बातों से फिर पलट भी जाते हैं। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। शीर्ष अदालत 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात और हरियाणा राज्यों में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। ये भी ज्ञान उन्होंने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए ही दिए थे। देखिए क्या है। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हर जगह हो रहा है और समस्या का समाधान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इसलिए सभी प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं। किसी भी शहर को देखें, अपवाद हो सकता है जिसे हम नहीं जानते हैं। चंडीगढ़ कहा जाता है, अपवाद है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में भी मुद्दे हैं। रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने पीठ से कहा कि प्राधिकार इस संबंध में देश भर में कार्रवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह हर जगह हो रहा है, हमें वास्तविकता का सामना करना होगा, समस्या को हल करना होगा और इसे कैसे हल करना है संबंधित सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। पीठ ने कहा यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय सरकार की है। किसी भी संपत्ति निजी या सरकारी अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर कोई अतिक्रमण न हो, यह पिछले 75 वर्षों से जारी एक दुखद कहानी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए, ये विषय प्रमुख है, शीर्ष अदालत ने कहा कि रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है कि उनकी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण ना हो और इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाए जाने के तुरंत बाद उसे अनधिकृत कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि गुजरात में सूरत उधना से जलगांव रेलवे लाइन परियोजना अभी भी अधूरी है, क्योंकि रेलवे संपत्ति पर 2.65 किलोमीटर की सीमा तक अनधिकृत ढांचे खड़े हैं। तो दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि चाहे कोई भी सरकारी संपत्ति हो, अगर उस पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण होता है तो उसको खाली करवाने के लिए तत्काल प्रभाव से वो जिसके अधिकार क्षेत्र की जमीन है वो अधिकारी उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सकता है, ये उनकी जिम्मेवारी है। तो जब इसी बात को लेके आज रेलवे जब हल्द्वानी में उन लोगों को हटा रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसी पे आज स्टे भी लगा देते हैं, रोक भी लगा देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को फिर कैसे पालन किया जाए। क्या पता कि आज जो निर्देश दे रहे कल उसी पे वो रोक लगा देंगे। आज का केस क्या है हम उसको भी समझेंगे। दरअसल यह जो मामला है ये कोई
एकदम से रातों रात नहीं आया है। इसका जो नींव है वो 2013 में ही पड़ गई थी। एक बार हम उस पर भी नज़र डालते हैं कि उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना करने वाली जनहित याचिका सबसे पहले वर्ष 2013 में दायर की गई थी और 9 नवंबर 2016 को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट, उन्होंने 10 सप्ताह के भीतर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि उस वक्त आदेश को लागू नहीं किया गया और राज्य ने आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा दायर याचिका की, जिसे 2017 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके अलावा वर्ष 2022 में यह कहते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की गई कि क्षेत्र में रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में देरी हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में नैनीताल जिला प्रशासन को रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर कब्जाधारियों को बेदखली नोटिस देना शुरू कर दिया है और क्षेत्र में कुल 4365 अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। दोस्तों, यह मामला 2013 में शुरू हो गई थी और उस समय भी ये हाई कोर्ट में गया था। जिस समय हाई कोर्ट में गया था उस समय की बातों को समझना जरूरी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले महीने रेलवे और स्थानीय अधिकारियों को हल्द्वानी से बनभूलपुरा क्षेत्र में गफूर बस्ती में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को 1 सप्ताह का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने यह कहते हुए आदेश दिया था कि विवादित क्षेत्र रेलवे की संपत्ति है, नुजूल भूमि नहीं। जैसा कि निवासियों ने दावा किया कि उल्लेखनीय है कि 29 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास बने हुए हैं। हाई कोर्ट में जो फैसला दिया गया था उसमें चीफ जस्टिस आरसी खुलबे और जस्टिस शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश अतिक्रमण के दायरे में आने वाले 4300 परिवार प्रभावित होंगे। 176 पेज के आदेश में अदालत ने कब्जाधारियों अतिक्रमणकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अतिक्रमित क्षेत्र नुजूल भूमि है और वे संबंधित पट्टों के आधार पर नुजूल भूमि के धारक हैं। दरअसल कब्जाधारियों ने यह दावा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की ओर से 17 मई 1907 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर किया गया था। कार्यालय ज्ञापन की सामग्री पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह एक सरकारी आदेश नहीं था और यह प्रतिवादियों अतिक्रमणकर्ताओं पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करता था, क्योंकि दस्तावेज नुजूल नियमों के मुताबिक केवल संपत्ति के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए निष्पादित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि उस ज्ञापन खुद नुजूल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के किसी भी विलेख के निष्पादन को रोकता है, सभी पट्टा विलेख प्रतिवादियों के अपने मामले के अनुसार 17 मई 1907 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होगा, जिस पर उन्होंने भरोसा किया है। महत्वपूर्ण रूप से नुजूल नियमों के नियम 59 का उल्लेख करते हुए जो कहता है कि कोई भी नुजूल भूमि जो रेलवे स्टेशन से सटी है, यदि इसे कभी बेचने या पट्टे पर देने का प्रस्ताव है तो इसके लिए रेलवे अधिकारियों से पूर्व स्वीकृति अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने कहा इस तरह की मंजूरी कभी भी सभी लीड डीज जिन पर हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया था, क्योंकि किसी भी लीड डीड में ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिला है कि 165 रेलवे अधिकारियों के सभी से कभी भी ऐसी कोई पूर्व मंजूरी ली गई थी जो किसी विलेख के निष्पादन से पहले ली गई थी। दावा किए गए नुजूल भूमि का पट्टा जो केवल उपयोग के अधिकार तक सीमित है, इसे हस्तांतरण या पट्टे या बिक्री विलेख द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जो 17 मई 1907 के कार्यालय ज्ञापन के तहत और नुजूल नियमों के तहत भी प्रतिबंध था। इस भूमि में अदालत ने कहा कि ऐसे अतिक्रमणकारियों के पास कानून के अनुसार कोई अधिकार और स्वामित्व नहीं है और इसलिए उन्हें सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनधिकृत कब्जेदार माना जाएगा। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक विशेष प्रणाली जिसका लगातार पालन किया गया है, जो समय के साथ साथ मिसाल बन सकती है, आने वाले समय में तर्कहीन रूप से उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
उसे सामाजिक आर्थिक विकास की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए तर्कसंगत रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और जो तत्काल मामले में रेलवे परियोजना के विकास की आवश्यकताओं में भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य बढ़ती सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस संबंध में न्यायालय ने एक स्पष्ट अवलोकन किया कि कोई भी निजी आवश्यकता, भले ही वह वर्तमान मामले में मौजूद न हो, हस्तक्षेप करने वाले के संबंध में एक सार्वजनिक आवश्यकता के रूप में आवश्यकता से ऊपर हो सकती है और वह भी एक संपत्ति पर जो अन्यथा रेलवे के पास निहित है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए थे। जिला प्रशासन के समन्वय से रेल प्राधिकरण और यदि आवश्यक हो तो किसी भी अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ रेलवे भूमि पर कब्जा करने वाले को 1 सप्ताह का नोटिस देने के तुरंत बाद उन्हें उक्त अवधि के भीतर भूमि खाली करने के लिए कहेगा। यदि कब्जाधारी अतिक्रमी रेलवे के विवाद में परिसर एवं भूमि को खाली करने में असफल रहते हैं तो रेलवे प्राधिकारियों के पास यह विकल्प होगा कि वह स्थानीय पुलिस, जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक एवं समन्वय तत्काल कार्रवाई शुरू करेंगे और ऐसे कब्जाधारियों अतिक्रमणकर्ताओं से कब्जा की गई भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करेंगे। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए अवैध ढांचे को ऊपर बताए गए वैधानिक अधिकारी हटा देंगे। रेलवे प्राधिकार के लिए यह खुला होगा कि यदि उन्हें संरचना गिराने के लिए किसी भी बल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है और अतिक्रमणकारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई रेलवे की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए जो लागत उनके द्वारा निवेश की जाती है, अनाधिकृत कब्जाधारियों से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की जाएगी। इसका एक लंबा चौड़ा बहस पहले भी हाई कोर्ट में हो चुका है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आया था 2017 में मामला, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लंबा चौड़ा सुनवाई के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यानी कि ये केस वापस कर दिया था कि इसको फिर से सुना जाए। और उसके सुनने के बाद ही नैनीताल हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को यह नोटिस और इस तरह का फैसला दिया था, जिसके बाद एकदम से उस जगह पे ऐसे हालात पैदा हो गए जिस तरह से 2019 में जो सीएए बिल आया था, सीएए कानून आया था, जिसने एक शाहीन बाग नाम का पहला इस देश को भीड़ तंत्र का ज्ञान और संज्ञा दी थी और भीड़ तंत्र का संभवतः पहली बार इतना बड़ा विकराल रूप भारत ने देखा। तो दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि माना एक तरह से अगर मानवीय मूल्यों को देखा जाए तो किसी भी स्थान पे 20, 30, 40, 50, 60 वर्षों से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो सबसे पहली तो यह गलती उस टाइम की उन सरकारों और स्थानीय पदाधिकारियों की थी कि उन्होंने उनको रहने क्यों दिया। पर इस देश की समस्या सबसे बड़ी यह है कि इस देश में सरकार हर एक 5 साल में विचारधारा के हिसाब से बदलती है और फिर जिस विचारधारा का जो सरकार होता है वह अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों के ऊपर ढिलाई या कराई सख्ती करती है। जिस समय यह भूमि कब्जा किया गया था रेलवे परिसर की, उस समय पूरे देश और देश के हर एक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखें तो इस देश के बंटवारे के धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपने वोट बैंक की फिक्र इस कदर हुई कि उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि इस देश का 2 टुकड़े भी हो गए, कहे तो 3 टुकड़े हो गए, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुआ। जिस समस्या की वजह से इस देश की बंटवारा हुआ वह समस्या खत्म नहीं हुआ। तो अब अगर इस टाइम जो परिस्थिति है भारत की, आप देखिए रेलवे के अधिकतर जमीनों पे अनधिकृत कब्जा ही है और अधिकतर कब्जे एक खास समुदाय के द्वारा किया गया है।
यह सच्चाई है। और यह सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। अभी इसमें गुजरात का जो केस था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि रेलवे को अधिकार है कि अगर उनके ज़मीन पे अगर कोई अनधिकृत कब्जा करता है और जिस समय उनको पता चले, वो उस समय तत्काल कार्रवाई कर सकता है। और एक तरफ जब कार्रवाई करने जाती है सरकार, तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, मानवीय मूल्य के आधार पे हम एकदम से कार्रवाई नहीं कर सकते, अब इनको हमें कहीं वीआईपी इलाके में रहने के लिए घर, मकान, कॉलोनी बना के देंगे, फिर इनसे खाली करवाएंगे। दोस्तों, जो समस्या धीरे धीरे भारत में पैदा हो रही है भीड़ तंत्र का, ये बहुत ही चिंताजनक है। आज जो लोग, जो नेता, जो पार्टी विपक्ष में है, वह इस भीड़ तंत्र के साथ खड़े हो जाते हैं, इस भीड़ तंत्र का खुले मन से समर्थन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को हटाने और सरकार को, किसी बनी हुई सरकार, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को अगले चुनाव में हराने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। पर क्या उनको क्या लगता है कि अगर ये पार्टी हार जाएगी, जिस दिन उनकी सरकार बनेगी और उनके सरकार के टाइम में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है, तो क्या भीड़ तंत्र उनको बकस देगा? तो फिर वो कैसे भीड़ तंत्र से लड़ेंगे? या फिर तो यही इस देश में मान लेना चाहिए कि एक पार्टी, विपक्षी दल जो है, वो यह तय कर लिया है कि भाई किसी तरह से इस सरकार को बदलो, और जब हम सरकार में आ जाएंगे तो चाहे आप कहीं भी किसी की ज़मीन पे भी कब्जा कीजिए, अगर आपके पास भीड़ तंत्र की ताकत है तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और हमारे देश के न्यायालयों ने भी यह साबित किया है कि अगर भीड़ तंत्र इस देश के किसी भी कानून, चाहे वो संसद से बना हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइंस हो या नियम हो या स्थानीय प्रशासन का कोई नियम हो या किसी निजी संस्थान का नियम हो, भीड़ तंत्र उसको बदलवा सकता है। और सरकार, इस देश के न्यायालय और इस देश के संस्थानों को मजबूरी में उसे बदलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ तंत्र से हर कोई पीछे हटता है। अगर इस देश में अगर इसी तरह का भीड़ तंत्र काम करने लगा, हर एक चीज़ का फैसला सड़कों पे भीड़ तंत्र के हाथों अगर होने लगा, तो संभवतः यह इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है और भविष्य और भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस देश के उन तमाम सरकारों को, उन तमाम पार्टियों को और इस देश में जो सभी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं और जिनके ऊपर सभी का विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनमें बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए कि यह देश को यह भीड़ तंत्र किस दिशा में लेके जा रहा है और इस भीड़ तंत्र से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अन्यथा इस भीड़ तंत्र के चक्कर में, इस भीड़ तंत्र के बनाए हुए जाल में ये देश बहुत ही बुरी तरह से फंस तो चुका ही है, पर आगे और भी बुरी तरीके से फंसने वाला है। इसलिए इस भीड़ तंत्र को जल्द से जल्द अगर नहीं समेटा गया, इसका कोई रास्ता नहीं निकाला गया, तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय भारत के लिए होगा। नमस्कार।